नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि बिना मेहनत का सफलता नहीं मिलता है। इसलिए जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगा। हम सभी ने बहुत सारे महान लोगों की जीवनी को पढ़े हैं, उनकी कहानी को पढ़े हैं, उनके जीवन चरित्र को पढ़े हैं और हम लोगों ने देखा है कि यदि उन्होंने जीवन में कुछ किया है तो उस जीवन में कुछ करने के लिए उन्होंने कठिन संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत उन्होंने कुछ सफलता हासिल किए हैं। तो वैसे ही अभी मैं आप लोग के समक्ष कुछ महान लोग जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में चहेता बने, विश्व के चहेता बने, हमें कुछ प्रेरणा दिए और जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके जीवन से कमियों में भी कैसे उन्होंने आगे बढ़ा, कमियों में भी उभर कर कैसे समाज में आया, कैसे देश में आया, कभी कैसे अंतरराष्ट्रीय आए, तो उनकी कमियों में भी कैसे उन्होंने अवसर को निकाला। वैसे कुछ महान लोगों को मैं आप लोगों के समक्ष उनका तस्वीर दिखाऊंगा और आप लोग उन महान लोगों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, जब हम अब चित्र के बाद जब दोबारा फिर हम क्लास में वर्ग कक्ष में डिस्कस के लिए मिलेंगे, चर्चा के लिए मिलेंगे, तो आप जो भी उनके बारे में जानते हैं 2-4 पंक्तियां आप सभी शेयर करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। शायद विद्यार्थियों आप लोगों ने बहुत सारे तस्वीरों को, बहुत सारे महान लोगों को जो आप लोगों के बीच में दिखाया गया, सभी को शायद आप लोग पहचानते होंगे। और देखें अभी क्या अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानते हैं? यस, हाँ, ये महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा आपने बताया कि ये हमारे भारत के सफलतम कैप्टन और विश्व विजेता, साथ ही सभी युवा वर्ग के लिए एक चहेता खिलाड़ी थे। सही बात है, यहाँ तक कि हमारे भारत को तीनों फॉर्मेटों में विश्व विजेता बनाने का काम किया। बहुत अच्छा, आपने तो अच्छी जानकारी ली है। और ये वरदराज, क्या बात है, आप तो वरदराज के बारे में भी जानते हैं क्या, उनकी सफलता? सही बात है, आपने सही कहा कि उन्होंने जब 5 साल तक गुरु आश्रम में रहे और रहने के बाद जब उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा तो गुरु ने जब उन्हें घर भेज दिए, तो रास्ते में ही जब उन्होंने कुएं के पास गया और जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि एक रस्सी के आने जाने से जब यानी सिल पर यानी पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, यानी उनके जीवन से इस प्रकार एक प्रेरणा था। ऐसे उन्होंने उससे उस पत्थर से सीखा और वापस आके फिर वह पढ़ाई को जारी रख देता। क्या बात है, आप लोगों तो बहुत अच्छी जानकारी रखें। और एपीजे अब्दुल कलाम, सही बात है, क्या जानते हैं आप लोग? तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छा, यानी मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा। और तो आपने ये भी बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम ये पढ़ाई के समय क्या करते थे कि पढ़ाई से पूर्व यानी स्कूल जाने से पूर्व घर घर ये पेपर बांटने का काम करते थे, तब जाकर इन्होंने स्कूल जाने। बहुत अच्छा जानकारी, यानी इनके जीवन से भी संघर्ष की कहानी है। और ये अरुणिमा सिंह, यानी ये क्या ऐसी खिलाड़ी थी कि जब एक बार ट्रेन से सफर कर रही थी तो ये सोने की चैन पहनी हुई थी, तो कुछ गुंडे बदमाशों ने इनकी चैन को छीन रहे थे, जिसके वजह से इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। कहाँ आप लोग देखे थे क्या? टीवी में? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो सही बात है, आप लोग के पास बहुत सारे जानकारी है। तो और क्या, जब इन्हें चैन लेने के लिए जब लूट रहे थे तब इन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया। उस कारण उस रात को 29 ट्रेनें उस रास्ते से गुजर गई थी और उसमें से इनका एक पैर जो था वह कट गया और यहां तक कि रात भर खून बहा। और उस रात को कहा जाता है कि 29 ट्रेन क्रॉस की और जो रेल की पटरियों में जो चूहे वह रात भर उनके पैर को कुतर रही थी। जब इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, इलाज करवाया गया, लेकिन इन्होंने मन ही क्या ठाना, यानी इतनी बड़ी
पैर की नुकसान, इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी हरासमेंट, लोगों ने सिर्फ यही कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे समय में भी आप लोगों ने बताया कि अरुणिमा सिंह क्या की, उन्होंने संकल्प ली कि मैं एवरेस्ट फतह करूंगी, और उन्होंने बचेंद्री पाल के पास गई, और जाने के बाद जब उन्हें जो एवरेस्ट फतेह कर चुकी थी, जब उन्हें ये सुनाने के साथ ही उन्होंने कहा कि आपने तो फतेह कर लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वैसे ही एक महान शख्स, एक महान जो हम नाम के साथ ही हम जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि उनकी भी महान, यदि गाथा की बात करते हैं, उनके महान जीवन की बात करते हैं, तो हम सभी को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो आज हम लोग वर्ग 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से अपराजिता, जो लेखक शिवानी के द्वारा लिखित कहानी को अध्ययन करेंगे। अपराजिता शिवानी। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है, जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही हम अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव जो अपने विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अपने पिछले महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। यानी देखते हैं कि इनके साथ विधाता ने जितनी बड़ी मार दी, जितनी बड़ी सजा दी, लेकिन उस सजा को ये सजा नहीं बल्कि उसको एक मजाक के रूप में, यानी एक आनंद, एक मौका के रूप में, यानी जीवन में कैसे संघर्ष करना चाहिए, यानी संघर्षपूर्ण जीवन में भी इन्होंने रास्ते कैसे निकालने का काम कर रहे हैं, वह लेखिका शिवानी देख रहे हैं। उसकी कोठी का अहाता मीन्स क्या, परांदे यानी घर, आंगन, एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से व्हीलचेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नियत समय पर उसका वह विचित्र आवागमन देखती रही और आश्चर्यचकित रह जाती, जैसे ठीक कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ की कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और वह अब नूर मंजिल की शरण गई। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिया। यानी क्या, आज के समय में जब हमारे युवा वर्ग
देखा जाता है कि जब ये गिर जाते हैं तो एक प्रकार के नशे के हालत में, यानी जीवन के हरासमेंट में जब इनके साथ घटना होता है तो इनके अंदर क्या, हम विधाता को कोसते हैं और कोसने के साथ ही कहते हैं कि आपने इतनी बड़ी सजा क्यों दी। यानी हमारा जीवन क्या, निराशावाद, हताश और एक निचले पायदान की ओर जाना चल जाता है। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांसपिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएगी क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेगी कि मुझे वहां की कोई फिलोसॉफी मिल सकती है। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर फूट पड़ा। और इधर लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपने थीसिस में डायरेक्टर लिए है। यानी इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने आप को हार नहीं, अर्थात निर्जीव शरीर में भी उन्होंने जान लेने का काम किया। किससे? उमंग, अदम और साहस शक्ति से। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, ऐसे अपने अंदर दृढ़ इच्छा जागृत करके। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती है मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। ये देखिए, मैंने अपने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा देती। उसने मुझे तस्वीर दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना वो मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। किंतु उसके आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत 1976 ईस्वी में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब से सामान्य ज्वर के 4थे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे उसका स्वर्ग अचल हो गया। भयभीत होकर उसने उसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। शब ने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति से रोगमुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली। मैं निरंतर जीवन की भीख ही मांगती रही, केवल सिर हिलाकर इधर उधर देख सकती थी, ना हाथों में गति थी ना पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक अर्थोपॉडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वही ले गई, यानी माँ सुब्रमण्यम। यानी इतनी बड़ी सजा मिलने के बाद भी बेटी को उन्होंने कभी जीवन से ये विधाता को कोशी नहीं
कि आप इसे उठा लो, बल्कि उन्हें क्या एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ उन्हें पालती रही और उनकी सेवा यानी उनकी आगे पीछे वह दिन रात लगी रही। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं इसके ऊपर धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही अंगुलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेघावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र में बैठ गई थी। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिला मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धारणा ही देना पड़ा। नन्ही मिसेज सुब्रमण्यम मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हीलचेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं करती हूँ। यानी माँ ऐसी जो कहती है कि मैं इसके साथ रहूंगी और पूरे कक्षा में जो व्हील चेयर घुमाने की बात, इनके क्लास की डोर टू डोर यानी क्लास तक ले जाने के काम मैं करूंगी। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती है। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर को प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य की। इसी बीच माता पिता ने पेलिसियावानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरे प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिदर बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देखकर मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे शाना शांगा का स्मरण हो रहा था। छत बिछत शरीर में असंख्य घाव, आभामंडित भव्य समुद्रा। मैडम आप तो लिखती है, ये मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या? मैंने जब वे कविता देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आई, वह अनजाने में उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपने कविता कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूना दिखाए। लड़की दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हो, निरंतर मशीन खटखट में चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कान पाने वाली प्रथम अपंग महिला थी। यानी कौन? डॉक्टर चंद्रा। यही नहीं, भारतीय एवं पश्चात संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपने निर्जीव टांगों पर रख वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करते डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती। बालिका चंद्रा व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपने डॉक्टरेट ग्रहण करती। डॉक्टर चंद्रा, मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग वर्गीज की सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगा। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है। वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा थी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी नाक के दोनों और हीरे की 2 जगमगाती लौंगों अधरों पर विजय का उल्लास। जोड़े में पुष्प वेणी मेरे कान में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद तो नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो वह दूसरा द्वार खोल भी देता है। यानी क्या? जब भगवान हमारे एक दरवाजे बंद भी करते हैं तो दूसरा दरवाजा मेरा खोल भी। तो अभी फिर विद्यार्थियों, हम लोगों ने पढ़ा अपराजिता। सही अर्थ में कहेंगे कि अपराजिता यानी क्या? एक दिव्यांग महिला से परिचय करवाया गया, लेकिन वह दिव्यांग
हम कहेंगे कि कमियों के बीच में भी वो विधाता या किन्हीं को कोसती नहीं, बल्कि वह कमियों के बीच में भी संघर्षपूर्ण जीवन की एक कैन डू यानी कर सकता हूं कि दृढ़ संकल्प के साथ वह आगे बढ़ती रही। और ऐसी मंजिल जो आज तक जिनको सही सलामत भगवान को दिया वह सभी कुछ मिलने के बाद भी जिन्होंने वह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, वह कामयाबी यह हासिल कर लेती। और इनकी मां की बात यदि करते हैं तो इनकी मां यानी क्या है कि विभिन्न परिस्थितियों में भी सामना करके दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी बनकर एक बेटी की जो एक मां की जो फर्ज होता है, एक मां की जो बेटी के लिए फर्ज होता है, अपने संतान के लिए जो फर्ज होता है, वो इनकी मां ने निभाई। और अपनी मां के बदौलत, अपनी मां की मेहनत के बदौलत बेटी आज एक शीर्ष में वो पहुंच जाती है। सही अर्थ में कि भगवान जब हमारा एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरी दरवाजा खोल देते हैं। यानी हमें आशावान बनना चाहिए। हम आशावान बनेंगे तभी हमारी कुछ सफलता दिखती है। धन्यवाद बच्चे।